guys, so welcome back to my YouTube channel. So this is the part 2 of the approaches of the international relation. हमने प्रीवियस वीडियो में या हम कह सकते पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि इंटरनेशनल रिलेशन की अप्रोचेस क्या है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो मिस्टर हैडले हैं उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन की अप्रोचेस को दो में कैटेगराइज कर रखा है। वन इज क्लासिकल अप्रोच एंड द अदर वन इज साइंटिफिक अप्रोच। तो हमने क्लासिकल अप्रोच पढ़ ली थी पार्ट 1 में। हमने क्लासिकल अप्रोच के अंदर कुछ सब अप्रोचेस या फिर थ्योरी देखी थी एंड आज हम वैसे ही साइंटिफिक अप्रोच कवर करने वाले हैं एंड उन साइंटिफिक अप्रोच में हम कुछ और अप्रोचेस देखेंगे या फिर थ्योरी देखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो साइंटिफिक अप्रोच में सबसे फर्स्ट अप्रोच आती है द बिहेवियरल अप्रोच। आई नो आपको ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो वो बिहेवियरलिज्म एंड ये बिहेवियरल अप्रोच इज वन एंड द सेम थिंग। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं, बिहेवियरल अप्रोच की। ओके, सो ये जो बिहेवियरल अप्रोच है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत पॉपुलर हुई, बहुत फेमस हुई थी। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसका टाइम पीरियड क्या था। सो कमेंट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब ये जो अप्रोच है ये क्या कहती है? तो ये अप्रोच ये बोलती है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन को तभी समझ सकते हो जब आप लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे, लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करोगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन। दैट मीन्स जब तक आप लोगों का बिहेवियर स्टडी नहीं करते हो, उनके बिहेवियर को एनालाइज नहीं करते हो, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तब तक आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं समझ सकते। ओके, एंड ऐसा क्यों बोला गया है? तो ये ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम बात जरूर नेशंस की करते हैं बट नेशंस में कौन आते हैं? लोग ही आते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि पहले आप लोगों का बिहेवियर समझो, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, सो अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बिहेवियरल अप्रोच ये बोलती है दैट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल्स बिहेवियर, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एनी अदर थिंग। अब इस बिहेवियरल अप्रोच का सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पे है? तो इस बिहेवियरल अप्रोच का सबसे ज्यादा एम्फेसिस है साइंटिफिक मोड ऑफ स्टडी पे, कि आप स्टडी थ्योरेटिकल मत करो, थोड़ा साइंटिफिक मोड ऑफ स्टडी करो। एंड ये जो बिहेवियरल अप्रोच है इट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जहां पे हम कोई एक सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स की भी थोड़ी थोड़ी स्टडी कर रहे हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं उसकी स्टडी में, वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लो, अगर आप लोगों की बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो जैसे कि आप बिहेवियरल अप्रोच में बोल रहे हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है? लोगों की बिहेवियर को समझने के लिए सबसे पहले उनकी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइकोलॉजी की भी स्टडी कर रहे हैं, वो चीज भी यहाँ पे इंक्लूड हो रही है, वो सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं दैट बिहेवियरल अप्रोच इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब ये जो अप्रोच है इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज को क्रिएट करना रिगार्डिंग इंटरनेशनल फिनोमिना। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल फिनोमिना है उसके रिगार्डिंग एक एक्सप्लेनेटरी या फिर डिटेल थ्योरी को क्रिएट करना और क्या करना, और डेवलप करना प्रिडिक्टिव साइंसेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करना। ठीक है, दैट मीन्स आप बता सकते हो कि आगे चल के नेशंस के बीच में रिलेशंस कैसे रहने वाले। नाउ इस थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट्स कौन है? तो इस थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट्स है डेविड ईस्टन एंड ट्रूमैन। इनका नाम आपने फर्स्ट ईयर में जब आप बिहेवियरलिज्म पढ़ रहे थे तो इनका नाम जरूर आपने सुना होगा। अब जब भी हम किसी अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो जरूर होते हैं। सो इस अप्रोच के भी क्रिटिसिज्म है। वो क्रिटिसिज्म क्या है? तो वो क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो अप्रोच है ये नेशनल लीडर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है। मतलब हमारे जो नेशनल लीडर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है। अब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो जो नेशनल लीडर्स है वो हर एक इलेक्शन के बाद चेंज होते हैं। कोई भी एक नेशनल लीडर ऐसा नहीं है जो कि कांस्टेंट है या परमानेंट है या लाइफ टाइम है। ऐसा कोई भी एक नेशनल लीडर नहीं होता है, क्योंकि वो तभी हो सकता है या तो फिर डिक्टेटरशिप हो या फिर कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। बट इंडिया में डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं एंड हर बार जो है नेशनल लीडर चेंज होता है। सो दिस इज अ मेन क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। सो नाउ अब हम देखते हैं द सिस्टम अप्रोच। तो सबसे पहले सिस्टम अप्रोच के मेन एक्सपोनेंट्स कौन है वो हम देख लेते हैं। तो इसके मेन एक्सपोनेंट्स है कापलान, मैकक्लेलन एंड रेमंड आरन। ठीक है, तो दीज आर दी मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम अप्रोच। इस थ्योरी को या इस अप्रोच को वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है। अब ये अप्रोच क्या करती है? तो ये अप्रोच दो नेशंस के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, उससे कैसे इंटरनेशनल रिलेशन बन रहे हैं, उस चीज़ को एनालाइज करती है। ठीक है, कि क्या इन दो नेशन के बीच में फ्रेंडशिप है या फिर ये एक दूसरे के एनिमी है, क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये एनालाइज करने का काम है सिस्टम अप्रोच का।
और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हर एक नेशन जो है एक्ट और रिएक्ट करता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। मतलब सपोज करो कोई एक नेशन अपनी पावर बढ़ा रहा है, तो ये सोच के दूसरा नेशन भी अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब एक सिस्टम ने एक्ट किया तो उस एक्ट की वजह से या उस एक्शन की वजह से दूसरा जो नेशन है उसने रिएक्शन दिया, अपना क्या करा, उसने भी अपनी पावर इंक्रीज कर ली। तो इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक नेशन ए है जिसने अपनी पावर बढ़ाई अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब नेशन बी ने ये चीज देखी और उसने ये अज्यूम करा कि कहीं ये जो नेशन ए है ये पावर इसलिए तो नहीं बढ़ा रहा कि ये हम पे अटैक कर सके, ठीक है। तो इस अजम्पशन के बेसिस के ऊपर नेशन बी ने क्या करा, इसने भी अपनी पावर बढ़ाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेशन ए ने जो है एक्शन किया और उससे नेशन बी का रिएक्शन निकला। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हर एक नेशन जो है एक्ट एंड रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो था एक्शन एंड रिएक्शन का गेम। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे कि हम बोल रहे हैं सिस्टम अप्रोच, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग सिस्टम क्या है, तो सिस्टम जो है एक्टर्स एंड वेरिएबल्स से मिलकर बनता है। हर एक नेशन के अपने अपने एक्टर्स एंड वेरिएबल्स होते हैं। अब वो एक्टर्स एंड वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है, जैसे कि बिलीव्स हो गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई, कोई कुछ इंटरेस्ट हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, तो ये सब मिलके जो है ये होते हैं एक्टर्स एंड वेरिएबल्स। तो हर एक नेशन के ये एक्टर्स एंड वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन द सेंस कि जैसे एक नेशन के अंदर कैसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, कैसी पॉलिटिकल मशीनरी है, उसके अकॉर्डिंग ही दूसरे नेशन में भी होगा। इस इंट्रैक्शन का मतलब ये है, ओके। सो अब हम देखते हैं द क्रिटिसिज्म। तो नो डाउट ये जो सिस्टम अप्रोच है ये सिस्टम क्रिएट कर देती है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ये चीज़ एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है कि क्या ऐसे फोर्सेस और फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं स्टेट्स का बिहेवियर, कि स्टेट कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे क्या फोर्सेज है या ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोई स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन फोर्सेज और फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने में ये अप्रोच फेल हो जाती है, ओके। नाउ डिसीजन मेकिंग अप्रोच। सो सबसे पहले इस अप्रोच के मेन एक्सपोनेंट्स कौन है, तो इस अप्रोच के मेन एक्सपोनेंट्स है ब्राक, सैपिन, रॉबिन्सन एंड फ्रैंकल, ठीक है। तो ये लोग जो है ये है मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या करती है, तो ये अप्रोच जो है हर एक नेशन का डिसीजन मेकर जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करती है। एंड वो कैसे करती है, तो उसके लिए 3 तरीके हैं। तो फर्स्ट वन इज, सबसे पहले तो जो भी डिसीजन मेकर है और जो भी वेरिएबल्स है उस नेशंस के उनको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। सेकेंड स्टेप विल बी कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा उसको अच्छे से एनालाइज करेगी, ठीक है। थर्ड स्टेप इज ये कुछ ऐसे प्रिसाइज मेथड सर्च करेगी जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने में ईजी करे या उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे। अब इस अप्रोच के भी क्रिटिसिज्म है, तो वो क्रिटिसिज्म क्या है कि हर एक नेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं एंड वो सब वेरिएबल्स मिलकर इस अप्रोच को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इस चक्कर में हम इंटरनेशनल रिलेशन को ढंग से स्टडी नहीं कर पाते हैं। एंड एक और क्रिटिसिज्म है कि हर एक नेशन में जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है वो भी डिफर कर सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री में या हर एक नेशन में सेम रिलेशनशिप हो बिटवीन दी वेरिएबल्स, ओके। एंड ये थ्योरी किसको इग्नोर करती है, तो ये थ्योरी जो है इंटरनेशनल लॉ एंड बैलेंस ऑफ पावर को जो है इग्नोर करती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज बार्गेनिंग थ्योरी और बार्गेनिंग अप्रोच, ओके। सो सबसे पहले तो इस अप्रोच के या इस थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट्स कौन है, तो इस थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट्स है JF नाश, रॉगर फिशर, AL बर्न्स एटसेट्रा। तो ये सब जो है ये इस थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट्स है, ओके। अब ये थ्योरी जो है ये इसके नेम से सजेस्ट कर दी है कि यहाँ पे क्या होता होगा। तो ये थ्योरी क्या करती है, ये इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ती है बट एज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस। मतलब दो जो नेशंस होते हैं वो कुछ ऐसा नेगोशिएशंस करते हैं या फिर एक ऐसे म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंचते हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिसकी वजह से दो नेशंस के बीच में लड़ाइयाँ ना हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक नेगोशिएट करते हैं, मतलब एक ऐसे म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंचते हैं जिसपे दोनों नेशंस अग्री कर रहे हो, ओके। एंड अगर हम आज के ज़माने में देखें तो ये नेगोशिएशंस करना, ये बार्गेनिंग करना जो है एक बहुत ही अच्छा मीन्स माना जाता है टू सॉल्व द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स या टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कि अगर आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचना है तो आप नेगोशिएट कर लो, आप बार्गेनिंग कर लो, ठीक है। बट इस अप्रोच का भी क्रिटिसिज्म है कि आप इस अप्रोच से जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको पूरे को स्टडी नहीं कर सकते हो, आप केवल नेगोशिएशंस को स्टडी कर सकते हो। इस अप्रोच का भी क्रिटिसिज्म है। तो इस अप्रोच का क्रिटिसिज्म ये है कि आप इस अप्रोच के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन को कंप्लीटली नहीं स्टडी कर सकते। इस अप्रोच से आप ओनली नेगोशिएशन से स्टडी कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन के, ओके। सो अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच आती है कम्युनिकेशन अप्रोच। तो जैसा कि इसका भी नेम सजेस्ट कर रहा है कम्युनिकेशन, मतलब
इंटरनेशनल रिलेशन को तब तक नहीं अच्छे से पढ़ा जा सकता जब तक किसी भी सिस्टम का या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम या नेशंस जो है अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर लेते। ठीक है, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती ढंग से। ठीक है, that means according to this approach communication plays a pivotal role if you want to change something or if you have to study international relation। जब तक दो नेशंस के पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो जाता तब तक जो है कुछ भी नहीं हो सकता या तब तक अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी नहीं किया जा सकता। एंड ये अप्रोच किस पे फोकस करती है? ये अप्रोच फोकस करती है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। बट डिसीजन कब अपन ले सकते हैं? जब अपन कुछ कम्युनिकेट करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन करो, उसके बाद ही वी कैन टेक डिसीजन। क्योंकि जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस नहीं होगी, मतलब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी, तो हम डिसीजन ले नहीं पाएंगे। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा या इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके, तो डिसीजन मेकिंग भी हम कब ले सकते हैं? जब कम्युनिकेशन हो। तो डिसीजन भी हम कब ले सकते हैं? जब कम्युनिकेशन हो, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए किसी चीज़ की, देन ओनली वी कैन टेक डिसीजन। अब अगर हम बात करें इसके मेन एक्सपोनेंट्स की, तो इसके मेन एक्सपोनेंट्स कौन कौन है? कार्ल ड्यूश एंड चार्ल्स मैक्लेलैंड, दीज आर द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या बिलीव करती है कि कम्युनिकेशन जो है वो गवर्नमेंट की नर्व्स होती है। क्यों? क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी दो गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ठीक है, और जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर हमने जो डिसीजन लिया है उसको चेक करना है कि वो डिसीजन सही था या नहीं था, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लोगों का फीडबैक लेना पड़ेगा। अगर लोगों का फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स हमने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। बट अगर लोगों का फीडबैक नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स हमारा डिसीजन सही नहीं था। ओके, बट इस अप्रोच का भी एक क्रिटिसिज्म है कि इस अप्रोच के टाइम हमको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, या वो ऑथेंटिक सोर्स से आई है या नहीं आई है। तो इस अप्रोच का भी क्रिटिसिज्म है। इस अप्रोच का क्रिटिसिज्म ये है कि इस अप्रोच को यूज़ करते टाइम हमको कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है या नहीं आ रही है, वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन पे हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा। ओके, सो ये प्रिकॉशंस रखने बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है या नहीं है, या फिर वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है या नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो आज हमने कवर किया साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, उसमें हमने सब अप्रोचेस देखी या थ्योरीज देखी। सो यहाँ पे हमारी अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्या क्या देखा? क्लासिकल अप्रोच एंड साइंटिफिक अप्रोच। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर more videos like this and press the bell icon to get notified. And also do let me know in the comment section that how you all are liking my videos, and if you have any query then also you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. So yeah, bye bye, take care.